हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग। एंड आई एम सॉरी, मैं एक हफ्ते से गायब था और मैं एक हफ्ते से काफ़ी फ्लू था और अभी तक मेरी नाक बंद है। यू कैन हेयर इट इन माई वॉइस परहैप्स। और उसी दौरान फिर मुझे दोहा भी जाना था और दोहा में ऑब्वियसली आई वाज देयर फॉर द वर्ल्ड कप विद माई किड्स। नॉट ऑल किड्स बट लाइक द एल्डेस्ट टू, जिनको फुटबॉल समझ आती है और जो देखते भी हैं। तो it was fun. A lot of people reached out who wanted to meet up और ये वो, but like yeah, it was centered around my kids because I wanted to you know take some time out with them. तो वो नहीं हो सका. I did meet some people here and there, इत्तफाकन, and some really lovely people. काफ़ी मज़ा आया. It was such a good place and I was like यार मैं यहाँ क्यों नहीं आता हूँ. दोहा is such a nice place. काफ़ी अच्छी vibe थी and वेरी हेल्पफुल. मौसम बहुत अच्छा था. दैट वाज द बेस्ट पार्ट. तो काफ़ी शारजा वाली वाइब थी, स्पेशली इन द एरिया दैट आई वाज स्टेइंग, क्योंकि होटल्स बहुत एक्सपेंसिव थे. सो आई चोज़ एन अपार्टमेंट और वो भी मुझे एक इंडस्ट्रियल एरिया में मिला, विच वाज एग्जैक्टली लाइक शारजा इंडस्ट्रियल एरिया. और जब मैं वहाँ पहुँच रहा था तो उस वक्त सुबह 11:30 बज रहे थे और ज़ोहर की अजान हो रही थी. वहाँ इतनी इसी टाइम होती है भाई. जुम्मे की अजान 11:15 सुनी मैंने, उसामा साहब, उधर दोहा में सुबह 11:15 जुम्मे की अजान. तो शारजा में मैंने कभी भी 12:30 से ऊपर नमाज ही नहीं पढ़ी जुम्मे की. तो आई थिंक यहाँ और जल्दी होती होगी. एनीवे, तो यार वो इतना नॉस्टैल्जिक था तो मैंने वो अजान की रिकॉर्डिंग करके स्टोरी पे भी लगाई थी. वो मिडल ईस्ट की अजान वाकई इट हिट्स वेरी डिफरेंट. और जितने लोग मिडल ईस्ट में रहे हैं या रहते हैं वो इस बात से एग्री करते हैं कि वहाँ की अजान का जो है लुत्फ़ आप कह लें या फिर उसकी तासीर कह लें, वो बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि वहाँ बड़े तरीके से दी जाती है. इस पे मैं बड़े अरसे से आप बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ सीधे फतवे के तीर यूँ आएंगे और कोई मुसलमान आ जाएगा फिर. तो बात ये है कि देखो वहाँ पे अजान ओवरलैप नहीं करती. एक मस्जिद में, अब मैं आपको एक की मिसाल देता हूँ. अगर आपका तुर्की में जाना हुआ है, सामा आप तो गए ना तुर्की, सुल्तान अहमद मॉस्क, आया सोफिया और वहाँ पे एक और मस्जिद, 3 मस्जिदें हैं. ज़ोहर की और असर की अजानें मैंने वहाँ सुनी हैं. और वहाँ हमेशा पता है कैसे देते हैं, एक टाइम होता है. अगर 1 बजे ना तो 1 बजे. और उनकी अंडरस्टैंडिंग है अल्लाह अकबर पहले सुल्तान अहमद मॉस्क में हुआ, फिर वो चुप हो जाएंगे. फिर दूसरी मस्जिद का मौज़िन अल्लाह अकबर कहेगा, फिर वो चुप हो जाएंगे, फिर तीसरी का होगा. और फिर ये इस तरह चलती है अजान. तो आपको 3 जगहों से मतलब सराउंड साउंड हो जाता है. मैंने वहाँ अंग्रेज़ों को रोते हुए देखा है. वो ऐसा माहौल बन जाता है ना उसका, यार इतनी उसमें ज़बरदस्त. अब यहाँ अक्सर सुनने में आता है यार कैसे स्पीकर होते हैं फटे हुए, ना साउंड का डेसिबल सिस्टम का कुछ पता है कि भाई किस डेसिबल पे रखना है. हमने एक इंसान को अट्रैक्ट करना है मस्जिद की तरफ, उसको भगाना नहीं है. राइट. सुरीली आवाज़, क्योंकि ये भी एक आर्ट है ना. अब आप बोलोगे सुर बोल दिया और ये फुल फतवे आ जाएंगे. भाई ये भी एक आर्ट है, परफॉर्मेंस होती है. मौज़न भी एक परफॉर्मर है और जो खुतबा दिया जाता है वो भी एक परफॉर्मेंस ही होती है ना. समझ रहे हैं मेरी बात. आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है. तो मिडल ईस्ट की अजानें मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है यार. मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन यहाँ पे, लेकिन सॉरी यार ज़रा एडजस्टमेंट. सो या वो मेरे लिए बड़ा नॉस्टैल्जिक मोमेंट था. अदर देन दैट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. बच्चों के साथ घूमे. इट वाज सो इजी टू मूव अराउंड. हर चीज़ फ्री थी. आई लिटरली स्पेंड नथिंग. सिर्फ खाना पीना ही खर्चा हुआ और थोड़ी बहुत हमने ऊबर शूबर की, तो वही खर्चा हुआ. उसके अलावा कोई खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि मेट्रो भी फ्री थी, बसेस भी फ्री थी, टिकट्स हमारे पास ऑलरेडी थे, अपार्टमेंट वाज ऑलरेडी पेड फॉर. तो मैं जिस माइंडसेट, वहाँ किसी ने ना प्राइसेस जैकअप नहीं की हुई थी. वो जो वर्ल्ड कप है, ईद का समय है तो पैसे बढ़ा दो. कोई पैसे नहीं बढ़े हुए थे, वही रेट थे यार. इतना सस्ता मुझे पड़ा. बस ये कि वो पहुंचना बड़ा महंगा था. टिकट ज़ाहिर है हवाई जहाज़ का और ये सब महंगे. एक तो हमारी करेंसी भी ऐसी. खैर, तो मैं वहाँ था तो वहाँ ऑब्वियसली आई वाज सुपर बिजी विद दैट. तो नहीं हो सकी एपिसोड्स, इवन दो आई हैड माई इक्विपमेंट विद मी, लेकिन वाइब नहीं आ रही थी यार थोड़ी. तो खैर चलो फिर आज का इख्तिताम कह रहा हूँ, इब्तदा करते हैं एपिसोड की. आज संडे है, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा भाई. उसामा भाई आ जाते हैं तो हमारी स्पोर्ट्स की भी शूट्स हो रही होती हैं डेली. तो आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दैट. चलते हैं आज के सवाल की तरफ. पहला सवाल है, इज इट चीटिंग और हीट ऑफ द मोमेंट? जस्ट कन्फ्यूज्ड भाई, हीट ऑफ द मोमेंट क्या होता है. अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, सॉरी फॉर द लॉन्ग ईमेल, होप यू डूइंग वेल. माय नेम इज ABC, आई एम 22 फ्रॉम पाकिस्तान, करंटली लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, फॉलोइंग यू सिंस 2016, you're doing good work, keep it up, thank you. जुनैद भाई, बात ऐसी है कि मैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए आया हुआ हूँ. आई एम एंगेज विद माई कज़न, soon we are getting married, maybe in 4 to 5 months. So I'm far away from home.
There is no one, just work and study. That's the whole and soul thing. I'm delivering food, so there is a Muslim girl. She's from Fiji. She texts me out. She started speaking in Urdu, and so I was happy to hear my language. We talked half an hour, and she asked me if I want to go for a drive with her. Just drive to cheer up. So I agreed. We went to the Luna Park here in Sydney. There is raining night around 1:30 a.m. रात के 1:30 बजे बारिश हो रही है. So we were just sitting in the car, watching the Harbour Bridge and the Opera House. We were just sharing our moments together, and she just pulled up over me and started kissing. पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, अल्लाह तपाला वो भी समझ नहीं आया क्या हो रहा है, लेकिन मैं बहक गया. So we were just kissing each other like idiots, and it's my first time experience to kiss someone. Just for the reminder, I'm engaged with someone else. After some time, I just push her away, and we both got embarrassed. Then she asked me, "Let's go home." I said, "Okay." अच्छा, लेकिन जब हम घर पहुंचे, she said कि come inside. I said no. Then she said, "We gonna do nothing. Come." मैं चला गया उसके साथ. We were sitting on the bed. सीधा बिस्तर पे. अबे भाई बाहर सोफे वोफे पे बैठ जा, टीवी शीवी देख लो, चाय पी लो. सीधा बिस्तर पे, और अभी तक इसको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है इसके साथ. बहुत सख्त लौंडा है. She again started kissing me, and in no time she's all over me and started mourning. बेटा मोर्निंग होता है, मोर्निंग तो अफसोस होता है, और अफसोस मुझे हो रहा है कि तुम्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है. She said we gonna do nothing. Come. अभी भी नथिंग हो रहा है, सब कुछ कर रही है, फिर भी कह रही नथिंग, कुछ भी नहीं करूंगी. अच्छा सॉरी, ऊपर वाली लाइन है. आई पुश्ड हर अवे एंड लेफ्ट द हाउस. मैं अपने घर आ गया और आके सोचता रहा कि ये मेरे साथ क्या हुआ है. क्या मैंने चीटिंग की है अपनी फियांसे के साथ, और इज इट जस्ट द हीट ऑफ द मोमेंट. बट एट द सेम टाइम मेरा भी दिल कर रहा था. ऑल्सो इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू किस समवन एज वेल. I'm confused, Junaid bhai. I did the wrong thing. I know that I should have to tell my fiance. Should I have to tell my fiance, or just leave it and don't bother myself again to do this shit, or what? Confused. Waiting for your reply. Beta, anything she would not be okay with is cheating for her. अगर उनको नहीं पसंद कि आप किसी से बात करें, अव्वल तो खैर इतनी तो नहीं होनी चाहिए बंदे से, बंदा इंसान से. अब क्या बिल्कुल ही एक जेंडर को क्या वही कर दे. वो ब्लैक मिरर की एपिसोड थी ना, अगर आपको बंदा समझ नहीं आ रहा रिमोट से वो ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, तो पूरा जेंडर को तो नहीं कर सकते ना उस तरह. हाँ, मगर गोइंग आउट, अगर भाई देखें उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, अगर उनको नहीं पसंद ये चीज़ें, आपकी लड़की के दोस्त बने हुए हैं और आप घूम रहे फिर रहे हैं, तो जाहिर है गलत है. अब आप इसको इस तरह सोचो बेटा, आप अपनी जगह उनको रखो. वो अगर आई हुई होती पढ़ने, आप इधर बैठे हुए हो यहाँ पे आराम से कि जी मेरी मंगेतर वहाँ मेहनत कर रही है, खाना डिलीवर कर रही है, और उनको ये नहीं पता हार्बर ब्रिज के नीचे आप हार्बरिंग कर रहे हो अपनी, समझ रहे हो. तो आपको अगर ऐसा पता चले तो हाउ वुड यू फील? ऑफ कोर्स यूल फील हार्ट ब्रोकन. तो चीटिंग है. अब ये कहना मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा था. अब आप बहुत ही सीधे हो मेरे बच्चे, आप थोड़ा सा ज़रा अपना जहन खोलें, समझें, सिचुएशंस को समझने की कोशिश करें, पता चले आपको आपके साथ क्या हो रहा है. इतने अनजाने में आप किसी के बिस्तर पे जाके बैठ गए, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई. क्यों किसी का ट्रस्ट तोड़ रहे हो? नहीं करो. और हीट ऑफ द मोमेंट कुछ नहीं होता. आपको आई थिंक गाड़ी में ही समझ आ जाना चाहिए था. अगर आपको तब भी समझ नहीं आया तो इसमें मैं क्या ही कमेंट करूँ. इतना तो कोई भी नहीं होता भाई. तो अगर आपका दिल भारी है तो बेशक शेयर कर लें, या अगर आप ये समझते हैं कि जी मैं इसको कंसील करता हूँ इस सच को, और मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा और मैं तौबा करता हूँ, तो जैसा आपको सही लगे. उनको बताएंगे, ज़ाहिर है वो तो हर्ट होंगी, वो बोलेंगे मैंने आपको एक भरोसे के साथ आपके साथ रिश्ते में, और आप वहाँ जाके खाना डिलीवर करना है, आप कुछ और डिलीवर कर रहे हो. समझ रहे मेरी बात? ऐसे ना करें, किसी का ट्रस्ट ना तोड़ें. नहीं कर सकते तो फिर इन रिश्तों में ना पड़ें. फिर आप फूलिंग अराउंड अगर आपने करनी है तो आपको, ये मैं सब जो इतने सुन रहे करें. अगर आप नहीं रह सकते इस तरह किसी के साथ फेथफुल, तो फिर कोशिश करें कि फिर आप ना ही करें. क्यों किसी का ट्रस्ट तोड़ना, किसी का दिल तोड़ना बुरी बात है. क्योंकि टूटे हुए दिल की आह जो है ना, सीधा आसमान पे जाती है और बंदा जलील होकर रह जाता है. तो इन चीज़ों से इज्तनाब करें भाई, और अपने आप को उनकी जगह रख के सोचें, और आप सोचें कि आपकी मंगेतर के साथ ये वाक़या होता तो आप इसको किस तरह कंसिडर करते. आप तो फिर शायद दीवारों पे सुराख ही कर देते मुक्के मार मार के. सो या इट इज़ व्हाट इट इज़. और हीट ऑफ द मोमेंट कुछ नहीं होता भाई. इंसान को पता होता है क्या हो रहा है, इतना तो बोंगा कोई भी नहीं होता. तो आपको भी अच्छी तरह पता था, आपको अपनी बाउंड्रीज पहले से सेट करनी चाहिए थी.
कोई ज़रूरत नहीं है रात के 1:30 बजे किसी गैर औरत के साथ गाड़ी में बैठ के बारिशों में, वाह वाह वाह। उधर तुमने और क्या तुमने एस्ट्रोफिजिक्स डिस्कस करनी थी, क्या करना था वहाँ पे? तो थोड़ा समझो ज़िंदगी को कि बात कहाँ जा सकती है। चलो ख्याल रखो अपना। हाँ जी, नेक्स्ट वन सेज हस्बैंड शेयर्स आवर प्रॉब्लम विद हिज ब्रदर। सलाम जुनैद, आई होप यू डूइंग वेल, आई एम अ ह्यूज फैन एंड आई विश यू मोर सक्सेस इन द फ्यूचर। शुक्रिया। I'll keep it short and simple. We recently got married. My husband has a very bad habit of sharing things, especially our fights and arguments, with his brother, who is already in a failed marriage. His brother, his brother then shares it with other brother, and eventually it travels to friends and parents. I feel very ashamed and anxious knowing that this way people will judge me. Those arguments might not even stay between us for a long time, but what people hear stays forever. Very good point. Because of this issue, I'm losing trust in my husband, who is my best friend. I can't afford to risk my marriage. This habit was started when his brother was failing at his marriage and he shared all the issues with my husband. Slowly, it became a habit to share details about every argument. Now that we are married, this habit continues. I'm sick of it. I have explained him politely and strictly, but this doesn't come to an end. He says बस एक दफ़ा बताया या 2 दफ़ा बताया या तुम्हारा मुंह ऐसा बना हुआ था तो उसने पूछा कि इसको क्या हुआ तो मैंने बता दिया. वाह. His brother couldn't save his 5-year-old marriage and I'm afraid his opinions about his wife will make things worse between my husband and I. Absolutely they will. Not every marriage is the same and not every wife is the same. Some of our problems might be same but we are different couple and might have different approaches. I never ever share such things with my family or even friends because I want people to respect my husband. Why doesn't he think the same way about me? Once during a heated argument, he even complained to his dad about me and later claimed it as कि मैं झूठ नहीं बोल सकता उनसे कि सब ठीक है. Why doesn't he understand that he is not lying but hiding? I feel I'm slowly losing my best friend. I want to save my marriage before it's too late. I can't stop sharing my feelings with my husband because he's my high school best friend and he's really a good friend and a listener. He is an excellent husband otherwise. But I feel like whenever I tell him something, I will get passed on to his brother. I feel like men get some kind of joy cracking lame बीवी तो ऐसी होती हैं jokes and acting innocent and showing the wife is the bad guy and she's making his life miserable or whatever. When I know how to maintain my husband's respect in the society, why doesn't he know that? I feel like some men gossip more than women. Why don't men understand that their wives are their own respect and they should cover up for them? Please make a video on this topic and educate men. I think our parents need to train men the same way they train their daughters before marriage. Thank you for listening. हाँ जी, तो ये काफ़ी रेलिवेंट सवाल है. ये खातून है, उनकी शादी हुई है और उनके हस्बैंड की एक बहुत बुरी आदत है कि उनकी जो भी लड़ाई होती है वो जाके भाई को बता देते हैं, वो दूसरे भाई को बताते हैं. इस तरह पूरे ख़ानदान में बात चली जाती है और एंड इट इज़ अ प्रॉब्लम. वैसे आपने जो एक बात की ना वो बाकी सही की. मेन गॉसिप मोर. कुछ चीज़ें ना औरतों के साथ मुंसलिक की गई हैं but in reality it's actually the men who do it. Men gossip a lot. There are men who really do that. Same goes for वो कहते हैं ना जी औरतें बड़ी इमोशनल होती हैं. मर्दों को देखें फुटबॉल देखते हुए क्या हाल होता है. मैंने वो मेसी के ऊपर ऐसी मुझे गालियां दी लोगों ने जैसे मैंने पता नहीं उनके खुदा को कुछ कह दिया क्या कह दिया. मतलब ये वही है जो कि सख्त लौंडे बने हुए होते हैं इंटरनेट पे और इनबॉक्स पे आके ये इस तरह के ईमो हरकतें कर रहे थे. एनीवे, ये बात आपकी बिल्कुल सही है और वही वाली हमेशा से बात कि बेडरूम की बातें बेडरूम में रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए. अब अगर आपकी बुरी बातें बाहर जानी तो अच्छी बातें भी बाहर जानी चाहिए ना. तो आपके अपने भाई को, ये जो भी साहब हैं, अपने भाई को जब ये बता देते हैं कि ये मुझसे लड़ रही है, मुझे तंग कर रही है, मुझे इरिटेट कर रही है, तो जब वो प्यार भी करती है, इज्जत भी करती है, रिस्पेक्ट भी देती है, फिर वो भी चीज़ें जाके बताएं. बैलेंस करें ना. खाली बुरी न्यूज़ क्यों बाहर जा रही है? अव्वल तो जानी नहीं चाहिए, ठीक है ना. जो लोग ये नहीं समझते कि वो फैमिली होती है आपकी जिसमें आपके अम्मी अब्बू होते हैं, बहन भाई होते हैं. फिर जब आपकी शादी होती है फिर आपकी प्राइमरी फैमिली वो हो जाती है. इसीलिए लड़कियों को कहते हैं ना, लड़कियां पहले कहती हैं मेरा घर, फिर शादी के बाद वो हो जाता है मेरा घर अम्मी का घर, क्योंकि लड़की का घर अब वो हो जाता है. राइट. इसी तरह मर्द का भी जो है प्राइमरी घर उसकी फैमिली, प्राइमरी फैमिली, फिर उसका जो ट्री जो उससे ब्रांचेस निकलेंगी वो हो जाता है, फिर वो अम्मी अब्बू का घर रह जाता है. ये फैक्ट है. वो अलग बात है कि मर्द नहीं जाते कहीं, औरत घर छोड़ के आती है, तो शायद वो चीज़ इनकलकेट नहीं हो पाती क्योंकि उनकी रियलिटी को इतनी खास चेंज नहीं हो रही थी. वो उसी घर में रह रहे होते हैं, उसी टेबल में नाश्ता कर रहे होते हैं और वही सराउंडिंग्स होती हैं. मगर
आपकी फैमिली चेंज हो जाती है। इस चीज़ को लोग समझते नहीं है। दूसरा भाई, किसी भी चीज़ को जैसे कि मैंने कहा, अगर बुरी बातें जा रही तो अच्छी बातें भी जाएं, अगर वो अच्छी नहीं जा रही तो फिर बुरी भी ना जाए। गेट व्हाट आई एम सेइंग? और ख़ास तौर पे, और ये बात सबके लिए है कि यू नो, अगेन हाउ डू आई वर्ड दिस विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन। देखो, कुछ लोगों के होते हैं एक्सपीरियंसेस बेटर हो जाते हैं, लेकिन हर इंसान, जैसे कि इस ईमेल में था कि हर कपल सब्जेक्टिव होता है, सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, अपनी अपनी जर्नी होती है, अपना अपना तरीकाकार होता है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का और उनको सोल्यूशन की तरफ जाने का। ज़्यादातर अब एक आदमी जिसने कारोबार अच्छा किया ही नहीं है कभी ज़िंदगी में, आप उससे कभी कारोबार का मशवरा ही नहीं लोगे, जो 4 बार फेल हुआ है किसी कारोबार में फॉर एग्जांपल। हाँ, वो ये बता सकता है कि वजह क्या थी, मगर ही कांट प्रॉमिस सक्सेस क्योंकि उसका वो वाला एक्सपोजर नहीं है। सिमिलरली, अगेन आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज समवन इज इन अ फेल्ड मैरिज वो कभी अच्छा मशवरा नहीं दे सकता, मैं ये नहीं कह रहा, मगर चांसेस आर लाइकली कि उसकी बायसनेस होगी। उसकी बायस इसलिए होगी क्योंकि उसकी ज़िंदगी में, फॉर एग्जांपल जैसे इनके भाई हैं, इनके जो देवर या जेठ जो भी हैं, अब उनकी नज़र में ना औरत एक पर्टिकुलर बॉक्स में होगी कि यार ये तो होती लड़ाका है। अब जस्ट बिकॉज उनकी बीवी वैसी होगी ना, अब उनकी नज़र में सारी औरतें वैसी हैं, तो वो अपनी भाभी, जो कि जिन्होंने सवाल किया, उनको भी वहीं बॉक्स करेगा। अब जब वो उनको वहाँ बॉक्स कर रहा है, इट्स अनफेयर टू हर, राइट, बिकॉज दे आर डिफरेंट पीपल। अब वो इंसान ए है और एक्सपीरियंस उसका बी के साथ है। अब वो बी का एक्सपीरियंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर जो है ना, वो उधर जा रहा है, विच इज़ रॉन्ग, इंटायरली रॉन्ग, एंड दैट कैन पोटेंशियली इन्फ्लुएंस। अगर अभी आपने नहीं बताया कि बड़ा भाई है छोटा भाई है, बड़ा भाई है तो इवन वर्स, क्योंकि बड़ा भाई बाप सम्मान होता है, पीपल लुक अप टू देयर एल्डर ब्रदर फॉर गाइडेंस, फॉर सपोर्ट, राइट। तब एक भाई जो है जिसकी अपनी शादी अच्छी नहीं रही, अब उसका एक बिटर एक्सपीरियंस रहा है, तो उसका ओपिनियन भी बेटर होगा औरतों के मामले में, मोस्ट लाइकली, इन मोस्ट केसेस। तो दैट्स नॉट द राइट influence to have, and that can potentially jeopardize your situation here, जो कि फिर आपके साथ अन्याय है, अनफेयर है, राइट। तो ये बिल्कुल गलत आदत है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब चूंकि आपने नहीं लिखा बड़ा भाई छोटा भाई है, तो कुछ फैमिलीज़ में ये भी होता है कि अगर पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है ना, तो बच्चे अपने सिबलिंग्स पे, अच्छा उसमें भी क्या, बहन बहन भाई भाई, ये भी होता है ना, ज़रा जेंडर स्पेसिफिक हो जाते हैं हम, तो सपोर्ट सिस्टम फिर वो बन जाता है अगर तो अवेलेबल हैं। अगर बड़ा भाई अवेलेबल है और छोटी बहन को बड़ी बहन अवेलेबल है, तो वो एक अलग ब्रांच हो जाती है सपोर्ट की, कि मशवरा यहाँ से होता है, इससे पहले कि अम्मी से पूछें और डांट पड़े, अब्बू से पूछें डांट पड़े, तो यहाँ ज़रा सुलह मशवरा कर लिया जाए। तो फिर वो आदत ऐसी बन जाती है कि वो एक फादर फिगर या मदर फिगर सिबलिंग्स में भी आ जाती है, राइट। स्पेशली अगर एज गैप अच्छा खासा है, 5 6 8 साल 10 साल का फ़र्क है, तो ज़्यादा आ जाता है। तो जिन बातों में आप कंफर्टेबल नहीं होते पेरेंट्स से करने में, वो फिर आप भाई से कर रहे होते हो या अपनी बहन से कर रहे होते हो। तो अगर ये भी सिचुएशन है कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग घर में आपस में सिबलिंग्स में होती रही है ना, तो फिर वो हमेशा हर प्रॉब्लम लेके वहीं जाएगा। अगर उसको स्कूल में कोई बच्चा बुली करता था तो बड़े भाई के पास गया, बड़े भाई ने केस संभाला। अगर कोई टीचर तंग कर रहा है तो उसे बड़े भाई के पास गया। कोई भी मसला हुआ तो प्रॉब्लम सॉल्वर हुआ है, तो वो एक वो बन जाता है कि यार यहाँ से मेरे हमेशा सोल्यूशंस यहीं से आएंगे। तो ये एक हैबिट इन्नेटली आ जाती है इंसान के अंदर कि यार अब मेरी अगर बीवी तंग कर रही है तो ये मसला भी मुझे भाई के पास लेके जाना पड़ेगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो अपनी खुद एक फेल्ड मैरिज में था, उसको डिसरिगार्ड करते हुए कि चूंकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा यूं ही होती रही है, तो ये प्रॉब्लम भी लेके मैंने वहाँ जाना है। तो जो लोग खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग के जिनके अंदर स्किल नहीं होती या महारत नहीं होती, या फिर ये कि वो हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहे हैं, तो फिर वो हर किस्म का मसला वहीं लेके जाते हैं। एंड पीपल फॉरगेट वेयर टू ड्रॉ द लाइन, एंड दिस इज़ व्हाट मेन नीड टू नो कि उनकी बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए। जैसे आपने लिखा जिस तरह लड़कियां ट्रेन हो रही होती है, और वाकई बिल्कुल हकीकत है, मैंने घर में देखा है किस तरह बहनें ट्रेन होती थी, हमें तो कुछ पता ही नहीं कुछ कि क्या करना है। तो ये बिल्कुल हकीकत है कि इमोशनल ट्रेनिंग जो है किसी भी किस्म की नहीं है कि भाई ये करना है ये करना है, अगर ये मसला हो जाए इसको इस तरह सॉल्व करना है, बाहर बात नहीं फैलानी, ख़ानदान में रुस्वा नहीं करना, तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज़्ज़त है, तुम उसी तरह जिस तरह लड़की को सिखाया है, तुम्हारा शौहर तुम्हारी इज़्ज़त है। तो वो वाकई इन मोस्ट केसेस औरतें ऐब छुपा रही होती हैं। कितनी औरतों के शौहर नशेई होते हैं, उनके घर वालों को पता ही नहीं होता कि हमारा अपना ही दामाद इतना बड़ा नशेई है या जुआ खेलता है या दूसरी आदतों में, औरतें छुपाती हैं। और यहाँ पे अब इसको आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कह लें या गॉसिप कह लें प्योरली, या ये कि
थोड़ा अपना कंधे से बोझ हटाने वाली बात है। रादर देन आप जिस बंदे के साथ प्रॉब्लम है उसके साथ मिल के बैठ के बात करके सॉल्व करो, आप ये कि वो प्रोजेक्ट कर देते हो बाहर लोगों पे। और फिर ज़ाहिर है आपकी बात बिल्कुल सही है कि लड़ाई तो सुलह हो जाती है शाम में, मगर जो बाहर चली गई बात, अब उनके जहनों में आपका एक इमेज पकता जा रहा है और बनता जा रहा है। यू आर द ईवल वुमन इन देयर आइज़ कि यार हमारे भाई के साथ या हमारे बेटे के साथ तो ये जुल्म कर रही है, उसको तंग किया हुआ ये है वो है। एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। सो यू नीड टू सिट डाउन विद हिम एंड जैसे आपने कहा पोलाइटली भी बात करके बात देखी, स्ट्रिक्टली भी करके देखी। अब एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल्सो अबाउट योर इमेज। इफ़ यू आर नॉट बीइंग रिस्पेक्ट, देखिए ये भी तो रिस्पेक्ट है ना, ये प्यार मोहब्बत और ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेयर डाउन हो जाती हैं, वेयर आउट हो जाती हैं, पर इट्स द म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कॉमन गोल्स दैट कीप्स यू टुगेदर। तो जहाँ आपकी रिस्पेक्ट ही ना हो ना, अब आपको मैं, अब जैसे मेरे एम्प्लॉयज़ हैं इस वक्त कैमरे के पीछे हैं, अब मैं इनको बहुत ज़्यादा सैलरी भी दूँ लेकिन मैं से तमीज़ से बात ही ना करूँ, माँ बहन की गालियाँ दूँ, दे विल नॉट स्टे विद मी। तो इंसान रिस्पेक्ट के ऊपर और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर इंसान सीधा खड़ा हो जाता है। अगर उसके अंदर गैरत होती है तो वो वहाँ पे स्टैंड लेता है, वो कहता है मुझे चाहिए ही नहीं, रखो अपना बंगला रखो। इतने मेरे जानने वाले हैं मेरे जिन्होंने अपनी अरबों की जायदाद इसलिए छोड़ दी बिकॉज दे वर नॉट रिस्पेक्टेड इन द फैमिली। मतलब भाड़ में गया तुम्हारा पैसा, नहीं चाहिए। इलॉन मस्क के बच्चों ने उसको छोड़ दिया, कह रहा नहीं चाहिए तेरा 400 बिलियन डॉलर, रख अपने पास, क्योंकि दे डोंट फील रिस्पेक्टेड, दे डोंट फील लव्ड, दे डोंट फील लुक्ड आफ्टर और केयर्ड फॉर। यही तो चाहिए होता है आपको। टॉक इट आउट विद हिम और उसको बोले भाई दीज आर माई बाउंड्रीज, ठीक है। इश्यूज हमेशा रहेंगे और ये इश्यूज हर कपल में होते हैं और हर जगह होते हैं। अच्छे से अच्छे कपल भी लड़ते हैं, सब लड़ते हैं। ये इंस्टाग्राम पे मत जाए हाथों में हाथ लिए हम चले साथ, ये कुछ नहीं होता, इसे तस्वीरों में होता है। पीछे सबकी रियलिटी एक जैसी होती है। अब चाहे वो हैरी और प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल हो या फिर कोई भी इधर इधर उधर का कोई कपल हो, सबके इश्यूज होते हैं। कान्ये वेस्ट के उनकी भी हो गई डिवोर्स यार, इश्यूज होते तो होती है ना, ऐसे तो नहीं होती। कितने आप टीवी सेलिब्रिटीज़ का भी सुनते आ रहे हैं ना, तो एट द एंड ऑफ द डे होते वो इंसान ही है। तो प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखें हम हमेशा जब भी आपको प्रॉब्लम आए ना, तो आप अपने पार्टनर से ये पूछें कि भाई हमें क्या इसके एक मैंने पढ़ा था कि डू यू वांट मी टू लिसन और डू यू वांट मी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी मैं इसमें हाथ बटाऊं या फिर खाली बात सुनूं। नहीं, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, आई थिंक सो। खैर एनीवे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएं। हाँ सॉरी, अब याद आई कि जब भी लड़ाई हो ना, सो इट्स नॉट हिम अगेंस्ट हर, इट्स बोथ ऑफ यू अगेंस्ट द प्रॉब्लम। आप इस तरह देखना सीखें। आपकी वाइफ आपकी दुश्मन नहीं है, आपका शौहर आपका दुश्मन नहीं है। इन मोस्ट केसेस, सम केसेस शायद हों भी, इन मोस्ट केसेस नहीं है। यू बोथ आर अ टीम अगेंस्ट दैट प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम चाहे कम्युनिकेशन है, चाहे वो फाइनेंसेस हैं, चाहे वो लैक ऑफ अटेंशन है, लैक ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है, राइट। सो इट्स बोथ ऑफ यू अगेंस्ट दैट। तो ये नहीं बोलो यार शी इज़ द प्रॉब्लम, नो, शी इज़ ब्रिंगिंग मी द प्रॉब्लम विच इज़ दैट एंड वी बोथ हैव टू सॉल्व दैट। तो ये प्रैक्टिस करना शुरू करें ज़िंदगी में और इससे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और फिर आप एक दूसरे से शायद इस तरह नफ़रत नहीं करेंगे जिस तरह यूजुअली लोग कर बैठते हैं, राइट। प्रॉब्लम को एड्रेस करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें और अंदर ही अंदर करें। ज़रूरी दुनिया इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। यू कांट हेल्प एनी वन। एट द एंड आपने खुद अपने मसले सॉल्व करने तो खुद ही करें। जब सॉल्व भी खुद करने हैं, जब क्रिएट भी कमरे के अंदर हुए, तो सॉल्व भी वहीं हो। बाहर मोहल्ले में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर स्पाउस इज़ योर रिस्पेक्ट। और अगर आप अपनी इज़्ज़त को इस तरह सड़क पे नीलाम करते फिरेंगे तो आप ही नंगे होंगे, इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा। लोगों को आप गॉसिप दे रहे हैं, लोगों को आप इन्जॉयमेंट का ज़रिया दे रहे हैं और लोग वाकई इन्जॉय करते हैं ये चीज़ें। ये बात आप जहन से निकाल लें कि आपका कोई खैर ख्वाह होंगे, मगर ज़्यादातर लोग दे इन्जॉय सीइंग यू इन दोज प्रॉब्लम्स। तो अगर आप उनको एंटरटेनमेंट देना चाहते हैं, आप बिग बॉस बनना चाहते हैं तो बन जाएं, या फिर आप फैसला कर लें कि यार मैंने अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी इज़्ज़त को दुनिया के लिए एक सामान्य तफरी नहीं बनाना, राइट। खुद सॉल्व करें और ये छोड़ें यार, ये वो बड़े हो जाएं, शादी हो गई है, क्या भाई के पास शिकायत करने चले गए, बच्चे नहीं हैं आप, ठीक है। चले, ख्याल रखें, थैंक यू। ऑलराइट जी, नेक्स्ट वन, फ्यूचर ऑफ माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। Assalamualaikum Junaid sir, walaikum salam. I hope this email finds you well. I'm a teenager and withholding my name for privacy reasons. I've been listening to you for a while now and I want to appreciate what you do.
I'm a Hindu residing in the rural area of district Umarkot. The Hindu population in our country has been steadily diminishing since Pakistan's independence, right? I recall that when I was a child, because of societal attitudes, I and my Hindu friends experienced prejudice in the classroom. Although our teachers instilled in us the values of equality and fraternity, most of the pupils in my class don't seem to be acting on this instruction. However, my class also included several decent Muslims. The enmity that Muslims have for us has grown as I have aged. Almost everyone who saw us on the streets refers to us as kafir. However, we are shielded from these kind of persons because of the assistance of the local government and civil authorities. Additionally, our constitution guarantees us protection and equal rights for all groups, but our nation's entire judicial system is complete mess. The court treat people who come from different communities unfairly. However, the main issue is that Pakistan no longer has any remaining places of worship. There are temples that date back to the time of independence, and no new temples are being constructed since the locals forbid us from building them due to increasing animosity towards us. There are numerous instances of Hindu temples in Pakistan being demolished, including a recent event in which a Hindu temple was destroyed in Rahim Yar Khan as a result of a fake blasphemy accusation. Due to a misunderstanding, Priyantha Kumara, a Sri Lankan man, was brutally beaten and set ablaze in Sialkot. A temple which has to be built in Islamabad on the budget of rupees 10 crore funded by the Prime Minister of Pakistan can't be completed because of Islamic activists calling it as against the spirit of Islam. Ancient Hindu temples ruins in KPK were also destroyed as a result of rising animosity. Forced conversion of Hindu females to Islam is another significant issue. Teenage girls were kidnapped from Sindh's less developed regions and coerced into becoming completely observant Muslims. Because the kidnappers threatened to kill their entire family, they are unable to disclose the truth. Numerous Hindu families have been abducted and coerced into becoming completely observant Muslims. My question is, what do you think of what is your opinion about the future of minorities in Pakistan? Lots of prayer for you and your team. Waiting for your answer. Thank you so much for your email. First of all, you write extremely beautifully. आपके पैराग्राफ्स इतने अच्छे बने हुए हैं and you have followed all the 7 C's of communication. So I was really delighted to read your email first and foremost. Secondly, I totally agree with you. Minorities का बिल्कुल ऐसा ही सीन है. In fact, there should be a graph that shows कि 47 में क्या था और अब क्या है. और ये अभी से नहीं है, ये ऑब्वियसली फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बिकॉज इंडिपेंडेंस जो है ना वो ना इसी नाम पे बनाई गई ली गई कि भाई ये दो अलग कौमें हैं और ये है वो है. हालांकि आपको 5,000 साल के यहाँ के मिल जाएंगे कि यहाँ कौन रहता था. हिंद भी जो है वो सिंध से ही निकला है. सिंधु नदी जो है, इंडस, सारी सिविलाइजेशन यहीं आबाद थी. अब इसको अब हाईजैक कहें या जो भी कहें, अब व्हाटएवर, डेमोग्राफिक चेंज हो गई है, राइट. बट या माइनॉरिटीज़ का सीन ये है, ख़ास तौर पे पारसीज जिनके साथ मैं काफ़ी क्लोज रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा है और वो कॉलोनीज़ मेरे स्कूल के पास और घर के पास होती थी और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई हैं. और इनफैक्ट आई वाज एक्सट्रीमली हार्ट ब्रोकन टू सी वन ऑफ द पारसी कॉलोनीज़ रीगल के पास. अब तो वहाँ सिनेमा भी नहीं है. आर्ट्स नहीं होगा तो फिर कल्चर नहीं होगा, कल्चर नहीं होगा तो रिस्पेक्ट नहीं होगी, रिस्पेक्ट नहीं होगी तो फिर माइनॉरिटीज़ भागेंगी. तो रीगल सिनेमा जो कि अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बन गई है. अगर आप तिब्बत सेंटर की तरफ जाएँ, मामा पारसी की तरफ, अगेन अ पारसी स्कूल, तो लेफ़्ट साइड पे रेंजर्स के हेडक्वार्टर के सामने, स्किन हॉस्पिटल के सामने एक छोटी सी पारसी कॉलोनी हुआ करती थी. एंड आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन टू सी कि मैं पिछले दिनों आई वॉज गोइंग and it was not there at all. वो पूरी ख़त्म हो गई. Now, I met a Parsi on my flight to US. तो हमारा दुबई में स्टे ओवर था 5-6 घंटे का. So we hung out for the longest time. He was a great guy, a doctor, comes from a doctor family. And he said कि like a very well known Parsi businessman is actually paying Parsis कि भाई ये पैसा लो, जाओ कनाडा जाके सेटल करो, तुम्हारी सेटिंग में वहाँ करा दूंगा, ये लैंड मुझे दे दो. एंड बिकॉज सिचुएशन ऐसी है, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि माइनॉरिटीज़ के लिए इतनी ज़बरदस्त सिचुएशन है और एक
ग्रीडी कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन जो है लोगों को धोखा देके भगा रहा है। ऑब्वियसली सिचुएशन बैड है, विच इज़ वाई दे आर बाइंग इनटू हिज एजेंडा, राइट? सो ही इज़ गेटिंग देयर लैंड ताकि वो वहाँ पे अपनी चीज़ें बनाए, और पारसी सारे जा रहे हैं। I attended a Parsi wedding of a friend. So she's half Parsi, half Muslim. Her family is. So वहाँ पे I met an auntie who recognized me, और because I feel so close to them. तो उनसे फिर मैंने काफ़ी बातें की, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ 900 लोग रह गए, और ज़्यादातर हम लोग ओल्ड ही हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ को संभाल रहे हैं या फिर देखभाल कर रहे हैं, एंड we're like literally the last people here. And they're all in their like 70s and 80s. It's just very sad. और ये मैंने अपने आंखों के सामने देखी है डिमिनिश होती हुई कम्युनिटी। अब वो वही वाली बात है कि इतना ठूस दिया है आपके अंदर एक चीज़ कि सारे एक ही कलर के हो जाएं वरना ना हो। अब हमें दुनिया भर में वो हर चीज़ चाहिए जो एज अ माइनॉरिटी दुनिया में हमें हर वो चीज़ चाहिए जो हम यहाँ अपनी माइनॉरिटी को देने को तैयार ही नहीं है। लाइक हमें इंग्लैंड में मस्जिद भी चाहिए, हमें ऑस्ट्रेलिया में सारे काम करने हैं, बीच सड़क पे आके जुम्मा भी पढ़ना है, राइट? सब करते हैं हम। इनफैक्ट बॉस्टन में एक चर्च जो है, आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वहाँ पे कोई मस्जिद नहीं है उस विसिनिटी में, तो वो चर्च हर जुम्मे को अपनी बेंचेस हटा के चर्च के अंदर जुम्मा होता है। I've been meaning to go to Boston just to cover that. Inshallah I will. तो हम दूसरों से सब लेना जानते हैं, लेकिन यही कर्टेसी हम किसी को एक्सटेंड करना नहीं जानते। ये बहुत बड़ी सेल्फिशनेस की इंतहा है, और ऑब्वियसली इट ब्रीड्स फ्रॉम जहालत। हमने कुछ सीखा ही नहीं अपने मज़हब से। मज़हब तो कहता है भाई कि आपने सबके साथ इज़्ज़त और रवादारी का रखना है, इनफैक्ट आपने ज़्यादा करना है ताकि अगला आपसे इम्प्रेस होके आ जाए। अगर आप चाहते हो कि लोग मुसलमान हो जाएं तो आपने अपने अमल से करना है ना। हमारा अमल ही उल्टा है। आप किसी को उनका त्यौहार विश तक करने को कायल हो नहीं, राइट? आप फ़ौरन उसमें भी निकाल लेते हो जी ये भी हराम है, ये भी हराम है। अगला सोचता है यार ये इतना तंग नज़र मज़हब है। अगेन मज़हब नहीं है, लोगों ने कर दिया है कि यार ये मेरी खुशी में मुझे विश भी नहीं कर सकता, ये इतना, इसका इतना भी दिल नहीं है, या इनके खुदा का इतना भी दिल नहीं है कि वो किसी गैर मज़हब को बोले कि भाई मुबारक हो आज तेरा ये त्यौहार है। तो मैं ऐसे मज़हब में क्यों जाऊँ, तंग नज़र वाले मज़हब में? समझ रहे हैं मेरी बात? तो भाई इखलाक से करना था, मगर अब इस इखलाक से कौन आएगा हमारे सामने? अब ये जो आपने बात कही कि इंस्टीट्यूशंस में अब देखें, हमें सर्टन चीज़ों को अपहोल्ड करने के लिए एंटी हिंदू पढ़ाना पड़ा, राइट? ताकि एक सेंटिमेंट शुरू से ही ब्रीड हो, ताकि एक नस्ल ऐसी पैदा हो जो कि बस ये समझे कि इंडिया ही हमारा दुश्मन है और ये है और वो है, फलाना ढिमकाना। उसके लिए ज़रूरी था कि हिंदू विलन हो आपकी किताबों में, जो कि है। मेरी क्लास में भी हिंदू बच्चा था बेचारा, बैठा देख ही रहा होता था, और जिस तरह हम चीज़ें पढ़ रहे होते थे और वो बैठ के सुन रहा होता था। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू लिव। अब इमेजिन आप इस तरह, अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप किसी कैथलिक कंट्री में रहते हैं और वहाँ पे किताबों में ये चीज़ पढ़ाई जाए अगेंस्ट आपके मज़हब, आप वहाँ 2 दिन बैठोगे नहीं, आप तो प्रोटेस्ट निकालने लग जाओगे। लेकिन यहाँ पे आप कर नहीं सकते। रही बात टेम्पल्स की, ये बात मुझे यकीन नहीं आता था। मेरी एक हिंदू फ्रेंड हुआ करती थी, और वो, मैं उनसे पूछता था कि यहाँ पे मंदिर कौन कौन से हैं कराची में, तो मुझे बताती थी यहाँ पे ये मंदिर है, ये मंदिर है। तो मैंने फिर एक बार ये भी सवाल किया कि ये तो बहुत पुराने हैं, जो लाइट हाउस वाला है वो भी बहुत पुराना है, और प्रीडी थाने के पास है ये भी बहुत पुराना है। तो कहती थी नए हम बना नहीं सकते वरना हमें मार देंगे। तो मुझे बड़ी हंसी आती थी, मतलब कौन मार रहा है तुम्हें, बना लो। तो वो कहती थी नहीं बना सकते, ये अलाउ ही नहीं है एक इन अ सर्टन वे। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी इस चीज़ से। एक और मैं वाक़या आपके साथ शेयर करूँ। व्हेन आई वाज स्टडिंग विद पारसी स्टूडेंट्स, तो ना अब चूँकि हमें शुरू से ये पढ़ाया गया था ना कि पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, इंडिया हिंदू का मुल्क है, तो मेरे जहन में था कि हर मुल्क रिलीजन के हिसाब से होता है। तो मैं अपने पारसी फ्रेंड से पूछता था कि तुम लोगों का मुल्क कौन सा है? ठीक है तुम यहाँ रहते हो, तुम लोगों का मुल्क कौन सा? कह रहे भाई पाकिस्तान है। तो मुझे ये बात समझ ही नहीं आती थी कि पारसी यहाँ क्या कर रहा है। ठीक है तुम रह रहे हो, यूर अ सेटलर, कहीं से आए हो, तुम्हारा इनहेरेंटली मुल्क क्या है? और बोला पाकिस्तान है, हम यही रहते हैं, इतनी नस्लों से इधर ही रह रहे हैं। तो मेरे ना जहन में ये बात ही नहीं समझ आती थी कि यार ये तो मुसलमानों का मुल्क है। तो वो बोलता था कि नहीं मुसलमानों का नहीं, सबका मुल्क है। मगर हमें चूँकि पढ़ाई ऐसे जाता था तो हमने यही समझा। तो भाई नज़रिए की और वक्त की ज़रूरत थी कि हिंदू को विलन बनाया जाए।
तो वो चीज़ें पढ़ाई, अब वो चीज़ें पढ़ाई तो तंग नज़री आई, अब तंग नज़री आई तो कोई बर्दाश्त नहीं है, किसी के साथ आप प्लेट शेयर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी चीज़ें कि जी हम ये भी नहीं, ये भी नहीं। बहुत बहुत अफसोस होता है जब आप किसी के साथ, किसी माइनॉरिटी के किसी बंदे के साथ बैठें और उसको आप ये एहसास दिला दें कि दिस इज़ सेफ स्पेस, तू बोल तेरे दिल में क्या है। और जब आप उसकी वो बातें सुनेंगे ना, आपको रोना आ जाएगा अगर आप 10 मिनट के लिए अपने आप को कंसिडर करें कि ये हम है। ठीक है, हमारे पास भी एक हमारा एम्प्लॉई है और मैं कोशिश करता हूँ कि भाई बीफ उसके सामने कोई ना खाए, खाना है अपना मंगा के अलग खा लो, उसके सामने खाओ, उसकी दिल आज़ारी होगी, राइट। उसके भी कुछ जज्बात होंगे, वो बोल नहीं पाएगा ना, वो कभी बोलेगा क्योंकि उसको भी इस शहर में ज़िंदा रहना है और उसको नौकरी भी करनी है। तो वो उसकी यही कोशिश होगी, भाई यार मैं चुप करके सह लूँगा, मैं बाद में जाके प्रार्थना कर लूँगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं। ऐसे ही सीन है, डर में रहते हैं बेचारे, अफसोस का मकाम है। और वो इस्लामाबाद वाले मंदिर की वो बिल्कुल मुझे याद है, वो बनना था और फिर यहाँ पे शुरू हो गया कि जी ये वो है। यार मुझे बात बताओ, अबू धाबी में जाके इतने हैं ना, अगर हीरो अबू धाबी जाके ना वहाँ ज़रा करके दिखाएं कि जी वहाँ सिनागॉग क्यों बन रहा है और मंदिर क्यों बन रहा है, वो भी मस्जिद के सामने। जाओ प्रोटेस्ट करो अबू धाबी में, ये कभी भी नहीं करेंगे। ये हमेशा, वो कहते हैं ना, हमेशा छोटों को दबाते हैं, ये ज़ोर सिर्फ कमज़ोर पे चलाते हैं। ये अपने से ऊपर किसी को बात ही नहीं कर सकते। भाई बोलो आज से हम यूएई का बॉयकॉट करते हैं, हम कभी भी नहीं जाएंगे, जितने हमारे रह रहे हैं वो भी वापस आएँ। और चूंकि अबू धाबी में सिनागॉग, अबे यहूदियों का, राइट, सिनागॉग भी बन रहा है, मंदिर भी बन रहा है, जिसका आई थिंक मोदी ने इनॉग्रेशन भी किया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट। करके दिखाएं, कभी भी नहीं करेंगे। ये ज़ोर सिर्फ चलता है जहाँ पे बंदा कमज़ोर हो, ये टक्कर वाले से बात ही नहीं कर सकते। इट्स वेरी सैड। और ज़ाहिर है फिर इस माहौल में कौन रहना चाहेगा, फिर इवेंचुअली सारे माइग्रेट कर जाएंगे। और यही वजह है, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, मुझे इतने दिखे थे लोग पाकिस्तानी डिसेंट, बट इधर इस्लामिकली माइनॉरिटी और अ माइनॉरिटी। क्रिश्चियन फैमिलीज़ बहुत मुझे मिली, सियालकोट की थी, कराची की थी, राइट। सिमिलरली हिंदू फैमिलीज़ मुझे मिली, हज़ारा शियास इतने हैं वहाँ पे। इनफैक्ट जब मैं, उसामा आपको याद है जब हम बायोमेट्रिक कराने गए थे ऑस्ट्रेलिया का, कितने हज़ारा थे अंदर। वो सब इसलिए आए हुए थे कि वो माइग्रेशन कर लें। इतने माइग्रेंट्स हैं वहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है उनको दिखाते हैं कि भाई हम माइनॉरिटी हमें मार देते हैं, कौन रहेगा। भाई डाइवर्सिटी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होती है ना आपकी। आप इंग्लैंड की टीम देख लें, अभी वर्ल्ड कप जीती है ना, उन्होंने तो नहीं बोला यार ये दाढ़ी वाला, इतनी लंबी दाढ़ी वाला क्यों खेल रहा है हमारे साथ। या इयन मॉर्गन को तो कभी नहीं बोलते थे यार ये आयरिश है, ये क्यों खेलता है, ये तो इनके साथ तो हमने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अरे भाई डाइवर्सिटी में स्ट्रेंथ है। फ्रांस जितना रेसिस्ट हो, आधी से ज़्यादा टीम उनकी काली होती है, नॉर्थ अफ्रीकन से भरी होती है। डाइवर्सिटी में स्ट्रेंथ होती है। ये चीज़ हमें आज तक 75 साल में समझ ही नहीं आई। हम कहते हैं सारे एक ही फ्लेवर के लोग हों और वही करें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते जब तक आप डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं करोगे और एक्नॉलेज नहीं करोगे। हाँ ठीक है भाई, तेरा फेथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन तू ये काम अच्छा, हम फेथ पे हर चीज़ वो करते हैं ना, भाई तेरा फेथ क्या है, अच्छा तू ये वाला मुसलमान है, तेरे में बात ही नहीं करनी, चल जी बात ही ख़त्म, कर लो अब कोई काम। तो और बिल्कुल, और ये वाली चीज़ फिर वर्क प्लेस में भी होती होगी, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग इस चीज़ से गुजरते होंगे। कैजुअल रेसिज्म या कैजुअल इस तरह का बिहेवियर, या मैंने ऐसे भी देखा है लोग बड़े मुंह फट होते हैं, ज़ोर ज़ोर से इस तरह सवाल करते, तुम लोग ये करते हो, तुम लोग वो करते हो, इस तरह करके तुम लोग करके बात करते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी हर्ट करती हैं। और वही वाली बात है यार, जिस मुल्क में ना कमज़ोर पे आप इतना जुल्म करोगे, उसको उसकी आवाज़ नहीं दोगे, उसको हक नहीं दोगे, उसको इंसाफ नहीं दोगे, तो कमज़ोर की, देखो इंसान तो अल्लाह नहीं बनाया ना, अब वो प्रार्थना किसी और की कर रहा है, वो उसका फेल है, बनाया तो अल्लाह ने है ना, है तो अल्लाह की मखलूक। तो जब उसका दिल दुखेगा ना, तो उसकी भी आग कहीं ना कहीं तो लगती ही होगी ना भाई। जब एक चीज़ नेगेटिव वाइब क्रिएट हो जाती है ना, तो उसका कहीं ना कहीं असर होता है। और हमारे यहाँ इसलिए चीज़ें सही नहीं हो रही बिकॉज नेगेटिविटी से भरपूर है। इतना जुल्म है हमारे मुल्क में, इतने बड़े बड़े कत्ल। अबे इमरान खान को गोली लगी, एफआईआर नहीं कटी। सोचो हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, नज़रों के सामने एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को लगी नहीं लगी जो भी, एफआईआर तो कट सकती है, कोई इंसाफ कुछ भी नहीं। वो बेचारा, वो बंदा आया था बच्चों के सामने, जो कौन सी क्या मौत मारा, वो कोई है उसका पूछने वाला। अब वो बच्चे जो हैं उनकी कोई तो आह तो लगेगी ना कि यार लानत ऐसे निज़ाम पे, यार हमारा बाप हमारी आंखों के सामने मर गया, कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। तो भाई ये चीज़ें
अब आप मल्टीप्लाई करें, जितनी औरतों के साथ जुल्म होता है, जानवरों के साथ जुल्म होता है, बच्चों के साथ जुल्म होता है, तो ऐसी गंदी नेगेटिव सोसाइटी में आप क्या तरक्की करोगे? आप कभी भी नहीं कर सकते। ये आप अपने जहन से निकाल लें कि आप जो है इस तरह लोगों को मार्जिनलाइज करेंगे, इंसाफ भी नहीं देंगे, जुल्म करेंगे, और फिर आप तरक्की की ऐसी महराज पे होंगे कि 2042 का वर्ल्ड कप आपके शहर घंटा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये आप जहन से निकाल लें। मैं यहाँ मंजन देने नहीं बैठा हूँ, नहीं वी आर द बेस्ट और सब हो जाएगा। अबे होना होता हो जाता। ये तो बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, कतर वतर छोड़ो यार, वो रवांडा की मिसाल देख लो, 95 में सिविल वॉर थी, आज आर्सेनल की शर्ट पे लिखा होता है विजिट रवांडा। इतनी तरक्की कर ली। जिन्होंने करनी होती ना वो कर लेते हैं। कोरिया, साउथ कोरिया, जिसके BTS आप नाचते रहते हो, जिसपे बैंकरप्ट था 97 में, दे डिसाइडेड कि नॉट अगेन। आज देख लो दुनिया में कहाँ खड़ा है कोरिया। आप अभी मुझे कोरियन डिवाइस से ही देख रहे होगे, मोस्ट लाइकली सैमसंग पे ही देख रहे होगे मुझे। भाई जिन्होंने करना होता है 25 साल बहुत टाइम होता है एक कौम को सीधा होने में। बांग्लादेश देख लो यार, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो वो विल पावर पे, तो विल तब आती है जब आप चीज़ों को ओके करते हैं। यहाँ पे आप मार्जिनलाइज कर रहे हो, लोगों को जुल्म कर रहे हो गया आपका काम। अल्लाह मियाँ भी जो है ना, खाली ये नहीं देखता, अल्लाह मियाँ भी इंसाफ कर, सबसे बड़ा मुनसिफ तो वही है ना। तो वो इंसाफ, यही इंसाफ है कि भाई सज़ा है, ये हम सज़ा में रहते हैं। खैर, और ये जो बात आपने की फोर्स कन्वर्जन की, तो मुझे समझ नहीं आता कि हमेशा इस्लाम की दावत हमेशा 14 साल की लड़की को ही क्यों आती है, कभी किसी रमेश सुरेश को क्यों नहीं आई। और अगर एक लड़की हिंदू से मुसलमान हुई और आपने फ़ौरन शादी कर ली, तो क्या अगर कल को कोई रमेश सुरेश 18 साल का इस्लाम कबूल करता है, आप बेटी दोगे कभी उसको? हमेशा लड़की की क्यों होती है? कभी ये सवाल करना अपने आप से कि हमेशा कन्वर्जन वाली जो होती है, फोर्स में कह ही नहीं रहा ना, चलो जी उसको दीन हिदायत आ गई, ठीक है, दीन हिदायत, हाँ व्हाटएवर, तो दीन की हिदायत आ गई और उसको ख्वाब आ गया, जो भी आ गया उसको अंदर आ गया कि यार मैंने मुसलमान होना, वो सब 14 साल की क्यों होती हैं? कभी किसी 60 साल की औरत को क्यों नहीं आया? या रमेश सुरेश को आया तो आप बेटी देंगे अपनी, शादी कराएंगे उसकी? कभी भी नहीं कराएंगे। हल्ली वल्ली यार। तो भाई ऐसे माहौल में कौन रहेगा? आप पुराना मैप उठाएं और आप कराची की गलियों के नाम देखें जिनको अब मुस्लिमाइज कर दिया गया है। मैं जिस बिल्डिंग में रहता था उसका नाम लक्ष्मी चंद बिल्डिंग आज भी है, 1927 की बिल्डिंग है। ऑब्वियसली उसमें हिंदू रहते होंगे, सबको भगा दिया, सारे मुसलमान आ गए वहाँ पे, राइट। इसी तरह आप सारी प्रॉपर्टीज़ उठा लें। मेरे इलाके का नाम राम स्वामी है, राइट, जिसको ऑन पेपर चेंज कर दिया गया रहमानाबाद, लेकिन कोई रहमानाबाद नहीं बोलता उसको आज राम स्वामी से ही जानते हैं, राइट। तो इसी तरह आप पूरा मैप उठा लें कराची का, ओल्ड कराची का, अप अंटिल लेट से 1970s, आपको सारी सड़कों के नाम कावस जी, फलाना जी, ये जी, वो जी, गोडरेज हाउस, यही मिलेगा। या तो पारसीज़ की मिलेंगी या हिंदूज़ की मिलेंगी। अब ये NJV स्कूल जो मैं जाता हूँ, NJV कौन है? नसरवान जी, राइट, N इज़ नसरवान जी, पूरा मैं हमेशा भूल जाता हूँ, बड़ा लंबा सा है। DJ कॉलेज जो हम फेमसली जाते हैं, क्या है? दयाराम जेठमल। इसी तरह भाई बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं हिंदू कम्युनिटी की और पारसी कम्युनिटी की और इवन जूइश कम्युनिटी की भी। आप टावर चले जाएं बाइक लेके, आज भी देखा है कभी स्टार ऑफ डेविड बना हुआ है जो इसराइल के झंडे, मैं इसलिए वीडियो में नहीं बताता, ये जाके जला देंगे टावर, मोन्यूमेंट है भाई, उस पर आज भी बना हुआ है। अबे कराची डिज़ाइन ही, क्या नाम था, मोज़ेक नाम था, क्या नाम था, M से नाम है, वो जो जूइश इंजीनियर था उसने डिज़ाइन किया था भाई। तो ये लोग रहते थे ना, और इन्होंने ये सोच के डिज़ाइन किया था हमने यहाँ रहना है तो हमने करना है, वो भगा दिया हमने सब। रनछोड़ लाइन में सिनागॉग होता था जिसपे आज अब कपड़ा मार्केट बनी हुई है, लेडीज़ लोग कपड़े लेती हैं वहाँ पे, वो सिनागॉग था वहाँ पे। इनफैक्ट रामस्वामी बस स्टॉप ट्राम पट्टा, क्योंकि वहाँ ट्राम चलती थी, वहाँ पे एक दुकान है आज भी, अब आई एम नॉट श्योर आज, बट एज ऑफ एटलीस्ट 10 साल पहले तक किराने की दुकान थी और उसके पीछे एक बाकायदा मूर्ति थी जिसको उसने वाइट पेंट किया हुआ था। वो एक छोटा सा गली वाले मंदिर नहीं हो जैसे थाईलैंड में होता है, हर गली में, थाईलैंड गए हो आप? थाईलैंड नहीं गए? जगह जगह गली में छोटे छोटे से वो होते हैं, मूर्ति लगी होती है, लोग आते आते सलाम करते हुए जाते हैं। उस टाइप की मूर्ति थी, उसने उस पर वाइट वॉश किया, चूना नहीं करा उस पर, वो नहीं लगा सका, पत्थर वत्थर लगा, और आगे उसने अपनी दुकान खोली हुई थी बंदे ने। तो भाई किसी की इबादत गाह को दुकान बनाया हुआ था, अल्ली वल्ली यार। तो भाई सीधी बात है, जब आप अल्लाह की मखलूक जब आपसे खुश नहीं होगी ना, तो आप वहाँ पे कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, ये आजमाई हुई बात है।
अब आप जितना ढंडोरा पीट लें, आप नंबर वन है, बेस्ट हैं, और आप ही की वजह से पूरी दुनिया कुल कायनात तश्कील में आई थी, तो भाई सुपीरियॉरिटी में रहें अपनी। रहते रहते आज ये हाल हो गया है कि फिर डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं हम 3 महीने बाद अगेन। और दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, बांग्लादेश कहाँ खड़ा है, वियतनाम कहाँ खड़ा है, ये सब तबाहशुदा मुल्क थे। अफ्रीका इज़ ग्रोइंग भाई, क्योंकि उनमें ये वाली मुनाफिकत नहीं है। हम चाहते हैं सारे हमारे कलर के हो जाएं, और हम जो चाहते हैं ना सब वैसे हो जाएं, हम खुद वैसे नहीं हैं। ये बात बड़ी गहरी है, ज़रा सोचिएगा इस पे। खैर भाई, आई विश यू लक, मगर बेहतर आपके लिए यही होगा कि ज़्यादा उम्मीद ना ही रखें इधर से। तो जितनी जल्दी ये रियलिटी एक्सेप्ट कर लें, आप ही का फ़ायदा है। सॉरी टू हेयर अबाउट, बट देयर इज़ ओनली सो मच आई कैन डू। अब इसी की कटिंग निकाल निकाल के फतवेबाजी शुरू कर देंगे, मुझ पे अटैक्स होंगे, इसीलिए इन चीज़ों पे कोई बात नहीं करता, क्योंकि फ़ौरन जो है ना अपनी उस पे आ जाती है, लोगों की अना पे आ जाती है, और उनकी एग्जिस्टेंस थ्रेट होने लग जाती है, क्राइसिस पे आ जाती है। क्या बंदा बात करे ऐसे माहौल में, घुटन होती है यार कसम से। दिल नहीं करता अब तो कसम से वीडियोस बनाने का। मुझे लगता है यार बहुत गलत जगह मेहनत कर रहा हूँ मैं यही मेहनत मैं किसी और अफ्रीका में किसी मुल्क में कर लूँ ना, बहुत काम आएगी चीज़। मुझे लगता है यार मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ, टाइम ज़ाया कर रहा हूँ अपना, और एनर्जी ज़ाया कर रहा हूँ। घुटन होती है यार, आई एम सॉरी टू से। खैर अपना ख्याल रखो भैया, और आई होप आप you find a way out. Thank you. RG, next one. I'm making up for the lost time. Karachi is dying. No shit, bro. Hi, Junaid bhai. I've been following you for a long time. I want to know about your thoughts on Karachi. The city of lights has become the city of crime, injustice, and poor infrastructure. Politicians, leaders, criminals, and other people at higher positions have ruined the city. At the time of elections, they come and promise to do something for Karachi, but nothing. The city seems to be ruined in every aspect. Anyone who is richer than the other person can do anything he wants. No justice system, and there is no one to question this system. Unfortunately, it looks like we are living in a dead city. Higher crime rate, higher corruption in every department of the city, broken roads, excessive traffic, and no peace of mind. My question is that have these leaders forgotten that they will never escape from the punishment one day of judgment? अबे ये मानते ही नहीं इन चीज़ों को, ये कोई नहीं मानते, जन्नत दोज़ख नहीं है इनका कॉन्सेप्ट। होता तो ये ऐसी हरकतें नहीं करते। Do they not fear Allah about the haram money they have stolen? Yeah, right. People are dying just because of them. Do you think that they ever think about what's going to happen when they die? We, the people of Karachi, are hopeless. Every day, a son, a brother, and a father gets up and leaves his house to earn for his family, and he never returns home. Because on resistance, the robbers shoot him in broad daylight, leaving his family in tears. The thing this is, they never kill one man when they kill a person, they kill an entire family, and they kill humanity, and they kill everyone who has been ever close to that person. May Allah save us from these corrupt leaders, politicians, and criminals. Allah only helps those who help themselves. We are unfair to us ourselves. देखो यार, जहाँ आप रूम दोगे ना, जहाँ आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे, तो फिर वहाँ पे ऐसी ही चीज़ें होती रहेंगी। इट्स अ वेरी होपलेस सिटी, एंड लाइक मेरा तो आधा कंटेंट ही कराची पे होता है, और इट्स बिकम सो फ्रस्ट्रेटिंग कि इतना कैजुअल है कि आप यार, कल ना शारा फैसल पे डंकिन डोनट्स वाला यू टर्न आता ना, तो एक रिक्शा वाला जो कि नर्सरी से आ रहा था, उसने यू टर्न लिया और फिर रॉन्ग वे, फास्ट लेन में रॉन्ग वे शारा फैसल पे हुआ, और फिर ये वाला यू टर्न लेके उसने सीधा जाना था। वो अंदर यू टर्न में फंस गया होगा, तो उसने बोला यार मैं यहाँ से रिवर्स करने के बजाय मैं रॉन्ग वे करके ये कर लेता हूँ। तो मतलब ब्लेटेंट लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि दे डोंट इवन थिंक ट्वाइस रूल तोड़ने में। और मुझे तो लगता है यार ट्रैफिक पुलिस इज़ अ बर्डन ऑन आवर बजट। सीरियसली ये सिर्फ इसलिए प्रोटोकॉल के लिए खड़े होते हैं। अगेन आई हैव माई रिस्पेक्ट फॉर ऑल पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, मगर यार इतना भी नहीं होता यार कि आपने अपना बिल्कुल काम ही करना छोड़ दिया है, कुछ करते ही नहीं है, और उनकी नज़रों के सामने लोग रॉन्ग वे चले जाते हैं। बस बाइक वाले और रिक्शे वालों पे उनका जोर चलता है, किसी गाड़ी वाले को वो पकड़ते नहीं है। कोई हाई बीम पे आ रहा है, कोई तेज़ हॉर्न देता हुआ आ रहा है, कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है। आए दिन कितने हम वो ग्रुप्स में देखते हैं कि गाड़ियाँ उल्टी हुई हैं, नशों में चला दी, या अंडर एज बच्चे चला रहे हैं। कितनी बार हमने देखा है, छोटे छोटे बच्चे देखा है ना, तकिया रख के चला रहे होते हैं बच्चे। फिर जब वो बच्चे मर जाते हैं तो उनके माँ बाप रोते हैं आके। मैं तो कहता हूँ उनके माँ बाप को जेल में डालना चाहिए कि आपकी वजह से एक बच्चे की जान गई। बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है यार। बेगैरती है चारों तरफ,
और कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता, कोई काम भी नहीं करता। कोई कहता है जी शहर जो है 72% शहर कैंटोनमेंट में आता है, तो वो फ़ौज के कंट्रोल में है, तो उसमें हम क्या करें। कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो है। अब ये पीछे वाली रोड जो है, उसामा तुम कितने साल से आ रहे हो क्लिफ्टन? 3 साल से तो रेगुलरली आ रहे हो ना, कितनी बार टूटा हुआ देखा है? वो नया बनता है फिर नया पाइप बनता है, फिर नया पाइप बनता है, फिर नया पाइप। कल इधर ये मैं देख रहा था, नेवल हाउसिंग स्कीम है इधर, ठीक है ना, वहाँ पे करोड़ों के घर नहीं, अरब से ऊपर का घर आता है, और उसके बाहर गटर का पानी खड़ा होता है। मैं कहता हूँ बंदा यहाँ 1 अरब का घर लेके भी गटर देख रहा है। लानत है यार, कोई वैल्यू फॉर मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। क्या मैं 1 अरब रुपए यार, 100 करोड़ होते हैं, वो लोग पूरी जिंदगी लगा लेते हैं, 1 करोड़ नहीं जमा कर पाते, और वो 100 करोड़ का खाली घर होता है जिसके बाहर गटर बह रहा होता है, और फिर फोन लाइन की तारें पता नहीं कहाँ, और इंटरनेट की तारें और बिजली की तारें लटक रही हैं। लाइक पीपल जस्ट डोंट, या तो मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ, या लोग बड़े बेगैरत हैं, उनको नज़र ही नहीं आती ये चीज़ें, दे डोंट क्वेश्चन। सो व्हेन यू डोंट क्वेश्चन, दिस इज़ व्हाट यू गेट। आप पूछो ना किसी ठेकेदार से खड़ा होकर कि ये तू पाइप क्यों डाल रहा है, और ये जब बन रहा था तब तू कहाँ मरा हुआ था? वो बोलेगा टेंडर नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, एंड यू ट्रेस दोज आंसर्स, इट विल लीड टू डिप्यूटी कमिश्नर और कमिश्नर और वट एवर जो भी है, विद लाइक उनको आप होल्ड तो करो, किसी किसी चीज़ के ऊपर पकड़ो तो सही, क्वेश्चन तो करो। कोई करता ही नहीं है, वोल्टा आप पे चीज़ें खोल देंगे कि भाई अच्छा आप जो गाड़ी चला रहे हैं वो उसमें ये नहीं है, वो नहीं, 10,000 चीज़ें। इट्स अ करप्ट सिस्टम टू द कोर। और जिसने आपको इंसाफ देना है वो खुद कौन से सही हैं, वो भी ऐसे ही हैं। मेरा एक दोस्त है, अब तो सऊदीया में होता है, वो के ई एस सी में काम करता था, के इलेक्ट्रिक नहीं थी, के ई एस सी, मैं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो वो नानकवाड़ा है ना, सिटी कोर्ट के पीछे के, वहाँ पे वो उस पे था कॉल सेंटर, शिकायतों के जवाब देता था। तो वो खुद बताता था कि सामने वो कॉलोनी है लॉयर्स की, और वहाँ पे कुंडे लगे हुए हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब आप ये बताओ ना यार, जिस कोर्ट ने आपको इंसाफ देना है, उस कोर्ट के बाहर फुटपाथ पे 50 रुपए वाला स्टैंप आपको 200 रुपए में मिल रहा होता है, स्टैंप पेपर, है ना, कर लो जो करना है। उस कोर्ट के बाहर भाई जज आके पूछ सकता है ना कितने का बेच रहा है, या पासपोर्ट ऑफिस में भी आप पूछ सकते हो ना बाहर क्या चल रहा है, खुल्लम खुल्ला चल रहा है यार। पहले लोग ना रिश्वत छुप छुप के लेते थे, शर्मा शुर्मी में लेते थे, अब मुंह से मांगते हैं कि भाई कितने लाया है। तो ये इतनी फैल गई है ना करप्शन, मतलब वो कहते हैं ना, कैंसर जब फैलता है तो इंसान की बॉडी अंदर से सड़ जाती है। हम एक गले हुए सड़े हुए सिस्टम में रहते हैं। भाई एक साहब को, हमारे दोस्त की एक चीज़ फंस गई थी, तो वो मुझे साथ ले गए, और मैं बात कर रहा हूँ कोई 5-6 साल पुरानी, रिश्वत देने गए, ठीक है, मैं डिपार्टमेंट का नाम भी नहीं लेता। हम वहाँ गए जी, कितनी रिश्वत देनी थी, कोई 2.5-3 लाख रुपए रिश्वत देनी थी, उनका सामान कोई मसला मसाइल थे। तो अब हम वो फ़ोन कर रहे हैं, वो उठा ही नहीं रहे अंकल, ठीक है, अंकल ने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर चलते हुए आए, मस्जिद से असर की नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, आस्तीने ऊपर, दाढ़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त, पांचे ऊपर, चप्पल में चलते हुए, हाँ जी ले आए। उसने बोला हाँ जी ले आया, कह रहा लाओ दो। अब वो दोस्त ने बोला ये हम 20 सड़क पे खड़े हैं, सब देख रहे हैं, थोड़ा साइड पे, कह रहे हैं नहीं नहीं कोई मसला नहीं, दो। 20 सड़क पे उसने रिश्वत ली। और वो मतलब बंदा हमेशा बात कभी भी ना टाइम से नहीं कि 5 बजे आ जाओ या 6 बजे, असर के बाद आ जाओ, मगरिब से पहले आ जाओ, बात हमेशा इसी से ही करेंगे। कॉल और फेल में इतना तजाद कि एक बंदा नमाज पढ़ के निकला है और 20 सड़क पे खड़ा रिश्वत ले रहा है। इंसान 10 बार, जिसके अंदर गैरत होती है ना, वो थोड़ा सोचता है यार मैं क्या करके निकला और मैं क्या करने जा रहा हूँ। मगर लोगों की मर गई है वो, हरसा हरसी का इतना आलम है कि बस मैंने आउटडू करना है अगले को, और मैंने उससे ज़्यादा पैसा कमाना है, मैंने बच्चे बाहर सेटल करने हैं। अब उस दिन में वो एक साहब आए हुए थे, वो दिखा रहे थे, चलो छोड़ो मैं क्या बात करूँ। एनीवे, अब हमारे जैसे CSS के एग्ज़ाम्स होते हैं, माशाल्लाह बच्चे इतना पढ़ते हैं, इतनी अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, इतना कुछ पढ़ते हैं, फिर आगे जाके रिश्वत लेते हैं। अबे तो क्या फ़ायदा है तेरी पढ़ाई का यार, हद है यार। अब इस पे एक पॉलिटिशियन से मैं मिला था, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि यार एक MNA MPA की सीट, अगेन नॉट जस्टिफाइंग करप्शन, बट ही सेड एंड राइटफुली सो, आई थिंक काफ़ी सारे अफसरों की तनख्वाह 80,000 90,000 है। आजकल के दौर में आप एक बच्चा भी नहीं पढ़ा सकते इस तनख्वाह में, राइट। MNA MPA की तनख्वाह उन्होंने बताई थी कि 2-2.5 लाख है, MNA की शायद 3 लाख है, 4 लाख है, राइट।
अब उसमें इतना गुजारा आप नहीं कर सकते अगर आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जो आपके सामने इन्फ्लेशन का हाल है। और सीट इतनी टेम्प्टिंग है कि दरवाजे पे हर बंदा 2-4 करोड़ रिश्वत लेके खड़ा है एवरी डे। हर रोज़ की बात है, राइट? तो भाई वो बंदा क्यों ना टेम्प्ट हो? या तो आप इसकी सैलरी इतनी कर दो कि वो कभी मांगे ही ना, बोले वे ये क्या दे रहा है, राइट? खैर वो बात की बातें, ये सिस्टेमिक इश्यूज़ है और ये जानबूझ के ऐसे ही रखे गए हैं। बहुत आसान है, ट्रैफिक पुलिस अगर चाहे कि आज से फ़ाइन कर दे 10,000 रुपये रॉन्ग वे का, ओवरटेकिंग का, ये फलाना फलाना, ये उससे होगा पता है क्या? लोग फिर भी गलती करेंगे, एक बार 10,000 देंगे, उसके बाद ज़िंदगी भर वो जुर्माना नहीं करेंगे। वो मर जाएंगे, रॉन्ग वे नहीं आएंगे। जिसकी तनख्वाही 20,000 है, वो 10,000 जब देगा ना, उसकी फट के हाथ में आ जाएगी, वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं करेगा, राइट? जब वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं करेगा ना, तो ये जो 1 करोड़ लोग सड़क पे है ना, जो गाड़ी और बाइक चला रहे हैं, वो एक बार गलती करेंगे और वो फिर अगले 20-30 साल जब तक उनकी राइडिंग या ड्राइविंग ज़िंदगी है, वो गलती दोबारा कमिट नहीं करेंगे। लेकिन अगर जुर्माना है ही 200 रुपये और उसकी रिश्वत 100 रुपये है, तो वो रोज़ करेंगे, राइट? अब उसको मल्टीप्लाई कर लो 20 साल से, राइट? 2 करोड़ लोग 20 साल से, वही 100 रुपये की, वो छोटी अमाउंट है मगर पूल बहुत बड़ा है, राइट? रादर देन आप उनसे एक बार 10,000 लो, आप उनसे महीने में 2 चालान करके 500-500 रुपये करके आप अगले 20 साल में उनसे और ज़्यादा वैल्यू निकाल सकते हो। दिस इज़ वाई दे डोंट डू इट। वरना बड़ा आसान है। क्यों मिडल ईस्ट में क्यों है चीज़ें सीधी? इतनी पेनल्टी हाई है कि बंदा 10 बार सोचता है। जब कैमरा पड़ता है ना, होश ठिकाने आ जाते हैं। 600 दिरहम एक कैमरे का, ओवर स्पीडिंग का। जिसकी तनख्वाही 1200 है, जो ड्राइवरी करता है 1500 है, उसकी तो हालत बुरी हो जाती है। तो भाई पॉलिटिशियन, लीडर, इन लोगों से उम्मीदें ना ही लगाएं। शहर की ओनरशिप कोई भी नहीं है। शहर में ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक दूसरे शहरों से है। अगेन देयर इज़ नो, कोई वो नहीं है कि किसी और शहर का बंदा यहाँ नहीं रह सकता। बड़े शहरों की रौनक ही यही होती है कि हर जगह से लोग वहाँ काम करने आते हैं। ग्लोबल हब कह रहा हूँ, फाइनेंशियल हब है। जहाँ पैसा होगा वहाँ इंसान आएगा। तो ये कह देना कि जी अफ़गानियों ने कब्ज़ा कर लिया है कराची में, पठानों ने कब्ज़ा कर लिया है, बिहारियों ने कर लिया है, ये गलत है। सबका राइट है, जो आ रहा है वो कमा रहा है। हाँ, अब उसको ओनरशिप भी देना साथ। अब ये इंसान के अंदर इनकलकेट होती है उसकी तालीम और तरबियत से, जो कि यहाँ है ही नहीं, कि भाई जहाँ रह रहे हो वहाँ की इज्जत करो, वहाँ का ख्याल रखो। अब लोग चूंकि ओनरशिप नहीं लेते, अब अक्सर मैं देखता हूँ चिंगची वाले, रिक्शे वाले, हु आर विजिबली नॉट फ्रॉम हेयर, अब वो अपने गाँव में सड़क इतनी सी होती है, वो वहीं से रिक्शा घूमता है गाँव में, तो वो समझता है कि शहर में भी ऐसी घुमाना है, तो वो ट्रेंड ही नहीं है। अब ये काम है यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को सीधा करना कि भाई तू जो करता होगा वहाँ पे, वो वहाँ की चीज़ देखेगी, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो सकता। यहाँ पे अब जिन्होंने ये कर रहा है वो करते ही नहीं काम। वो कहता है जी लोग मानते नहीं हैं, ये है वो है, 10,000 चीज़ें, बहानेबाजी। आप देख लो किसी भी इस पे साइड पे बैठे होंगे पुलिस वाले, छाँव में छतरी लगा के। अगेन दिल से फील भी होता है यार, आसान नहीं है उनकी नौकरी, इस गर्मी में बाहर खड़ा होना, इस आवाम के साथ, इस शोर में, मिट्टी में, लेकिन भाई थोड़ा काम भी तो कर लो। सब साइड पे बैठे होते हैं, टारगेट्स होते हैं, टारगेट अचीव किए, खल्ली वल्ली जाए शहर बाहर में, तो शहर का बेड़ा गर्क है भाई। इज़ एब्सोल्युटली नो पीस ऑफ माइंड। आई हैव स्टॉप्ड गोइंग आउट। मैं पहले चाय वाय डॉक्टर सोलंकी के साथ, आपको याद ही होगा, स्नैप बना लेता था, कहीं हम बाहर चलाते थे, हमने वो भी छोड़ दिया। मैं ऑफिस में ही बैठता हूँ, लैट इधर ही आ जाता है, इधर ही हम पिज़्ज़ा वीज़ा मंगा के इधर ही खा लेते हैं। स्क्रीन पे दूसरे दुनिया के अच्छे शहर लगाते हैं, कोलंबिया में लोग वॉक कर रहे हैं, न्यूयॉर्क देख लेते हैं। कल हम कोपेनहेगन में थे, तो यहाँ बैठ के हम दुनिया घूम लेते हैं, क्योंकि हमारा शहर तो इस काबिल नहीं है। ऑल्सो इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी वॉज इन लाहौर लास्ट नाइट, वो लक्स स्टाइल अवार्ड कवर करने गई थी। तो वो शाम 8 बजे, उसामा, वो उनकी दोस्त ने बोला वो बाहर वॉक करने चलते हैं, तो वो डर गई। तो उसकी दोस्त ने मजाक में उसकी स्टोरी बनाई, और वो चूंकि कराची से, वो कह रही हमें आदत ही नहीं है अंधेरे में इस तरह वॉक करने की सड़क पे। एक मुल्क में ये हाल है। मैंने, आपको याद होगा, इमरान खान साहब से भी ये सवाल कहा था कि वही मुल्क, वही महंगाई, वही डॉलर का रेट, इस्लामाबाद, लाहौर में लोग बाहर से हाथ डालते हैं, कुंडी खोलते हैं, गेट में चले जाते हैं। यहाँ तो हम सोच नहीं सकते। कल हमारी बिल्डिंग में भाई पता है क्या हुआ? रात के 12 बजे के इलेक्ट्रिक वाले बन के आए, शहजोरी होती है ना, शहजोर पे सीढ़ी लगाई। अब वो उनका कोई यूनिफॉर्म तो होता नहीं है, तो चौकीदार समझा वो हैं के इलेक्ट्रिक वाले, उसने खोल दिया, उन्होंने चौकीदार को बांधा,
पता नहीं क्या सामान था वो चोरी करके ले गए। ये तो हाल है। पॉश एरिया में रहते हैं हम, कहने को पॉश एरिया है, बस खल्ली वल्ली सब ऐसे ही है। तो भाई यू वी आर ऑल ऑन आवर ओन। आपने अपनी सिक्योरिटी भी खुद करनी है, इलाज भी खुद कराना है, टैक्स आपने पूरा देना है, लेकिन आप व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ आपने खुद करना है, प्राइवेटली करवाना है। सिक्योरिटी चाहिए तो आप अपना सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करें, पानी चाहिए तो अपना टैंकर मंगाएं। गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं देगी। और गवर्नमेंट क्यों नहीं देगी? क्योंकि गवर्नमेंट का कोई गिरेबान ही नहीं पकड़ता। आप दूसरे मसलों में ज़रूर सड़कें बंद कर देते हैं, इसराइल फ़लस्तीन पे आप बंद कर देते हैं सड़कें, अपने कामों के लिए आप निकलते ही नहीं हो। तो कर लो इसराइल का, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। वो क्या था, हाँ ड्रॉ कर दिया झंडा, शराफत में ड्रॉ कर दिया, उसमें बाइकें जा रही है, इसराइल के खल्ली वल्ली। तो जो आपकी चीज़ें हैं वो आप करते नहीं हो, तो फिर रहो फिर आप कूड़े में कचरे में, ऐसे सिस्टम में रहो। कोई ओनरशिप नहीं करेगा, जब ओनरशिप नहीं लेगा तो फिर यही होता है। चले, थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज एंजॉयड द एपिसोड। आई होप आई मेड इट अप फॉर द लास्ट वीक। और इंशाल्लाह दोबारा आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और स्पोर्ट्स चैनल पे हम काफ़ी अच्छी फुटबॉल की कवरेज कर रहे हैं, काफ़ी हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं, और हमारा फूड चैनल भी, उसमें हम काफ़ी चीज़ें डाल रहे हैं। आई होप यू ऑल्सो वॉच देम। लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सपोर्ट अस, वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड द गंजीवर्स, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार के मौके बने। लेकिन वो तभी बनेंगे जब पहला चैनल चलेगा, तभी दूसरे चैनल पे जाएंगे। तो हमने इंशाल्लाह 50 तक जाना है, मगर वो उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।